तो देखिए आरएसएम एसएसबी की तरफ से सुपरवाइजर के लिए पोस्ट निकला हुआ है जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट की तहत है। तो देखिए इस पूरे वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है इसमें, तो देखिए जो हमारा है पोस्ट होने वाला, आपका सुपरवाइजर का पोस्ट होने वाला है, ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से है। और आपका टोटल इसमें जो 176 सीट रहेंगे, तो टोटल हमारा 176 सीटों के लिए भर्ती आई हुई है। वहीं देखिए यहाँ पर दिया गया है 75% पद महिलाओं के लिए रिजर्व है और 25% पद सामान्य। तो देखिए जो इसमें है 176 में इसमें 75% ऑनलाइन महिला इसमें जा सकती है, मतलब इसमें जो 175% है ये टोटल महिलाओं के लिए है। मतलब 176 में टोटल आपका जो है 132 सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए और 44 सीट बाकी सभी के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है 75% रिजर्वेशन सिर्फ और केवल महिलाओं के लिए है। अगर हम इसकी योग्यता की बात करते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए ये किसी भी विषय में डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और अंतिम वर्ष में अध्ययन छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप अपेयरिंग है, लास्ट ईयर में है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी विषय में अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं हम इसके अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो आपका जो एज क्या क्या होने वाला है, तो देखिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित किया गया है 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो चुका हो। तो देखिए अगर आप मान लीजिए अभी आप 18 वर्ष नहीं है, लेकिन 1 जनवरी 2025 को आप 18 वर्ष आपका पूछता है, मतलब हो जाता है, तो भी आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम आयु दिया गया है 1 जनवरी 2025 को 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। अगर आप 1 जनवरी 2025 को आप 40 वर्ष के हो गए हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका जो 1 जनवरी 2025 को आप जो इसको बेस लेकर चलिए, अगर इससे अगर मतलब आपको 40 वर्ष से कम है, इस डेट को जो 1 जनवरी 2025 है, इस डेट को अगर आप 40 वर्ष से कम है आपका आयु, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहीं हम अधिकतम आयु में छूट जो एज रिलैक्सेशन है उसकी बात करते हैं, देखिए रिजर्व कैटेगरी को अधिकतम उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और एसटी एससी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी के महिला अभ्यर्थी को अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अधिकतम आयु में आपका जो एज रिलैक्सेशन है इसके बारे में दिया गया है, इसी नियम अनुसार आपको छूट दिया जाएगा। जो भी जिस कैटेगरी में है आप उस कैटेगरी देख लीजिए तो कितना एज रिलैक्सेशन है। वहीं अगर हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो आपका चयन प्रक्रिया है क्या क्या होने वाला है, तो देखिए आपका ये 3 चरणों में चयन होगा। पहला जो आपका कंप्यूटर आधारित सीबीटी टेस्ट हो सकता है, या टेबलेट टीबीटी टेस्ट, ऑफलाइन ओएमआर आधारित कोई भी परीक्षा का हो सकता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका जो है लिस्ट में अगर आप तीनों में सफल, अच्छे मार्क्स से सफल रहते हैं तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आपका जो है ये 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा इसके परीक्षा को सफल होने के लिए। वहीं अगर हम इस परीक्षा के जो रिटर्न एग्जाम है उसका अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, सिलेबस का, तो देखिए जो है परीक्षा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, मतलब एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उन्हीं में से एक चूज करना है। तो वैसा टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। कुल प्रश्न 150 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब टोटल आपका 300 मार्क्स का रहेगा ये पूरा प्रश्न। अब देखिए परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जो आपका परीक्षा है उसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी होगा। देखिए तो इस बात का ध्यान रखिएगा, परीक्षा में जो है निगेटिव मार्किंग भी होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1.1/3 अंक काट लिया जाएगा, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा सही में से भी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, तो देखिए जो है मतलब आगे जो एक प्रश्न का रहेगा उसका 5 विकल्प दिए जाएंगे, उन्हीं में से कोई एक सही होगा, उनको चूज करना है। तो इस प्रकार के रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से केवल एक विकल्प को ही भरना आवश्यक होगा। जो भी आपका सही है उत्तर वहीं आपको भरना है। यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर पाता है तो उसे 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि विकल्पों में से किसी भी गहरा नहीं किया गया तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काट लिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर पाता है तो उसे 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो
ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको जो है टोटल सिर्फ आपको ई मार किया जाना है। ई जो है ई को आप गोला कर देना है, आपको उस पर उसको रंग देना है। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं रंगते हैं तो आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर अगर कोई भी प्रश्न नहीं अगर नहीं आ रहा है तो आपको जो है ई ऑप्शन वाला उसको आप गहरा गोला उसको कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम देख लेते हैं तो कौन कौन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन द इंडिया नेशनल मूवमेंट, इससे आपका 15 प्रश्न होगा, टोटल होगा 30 मार्क्स रहेगा। वहीं अगर हिस्ट्री आर्ट कल्चर लिटरेचर ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान इनकी बात करें तो इससे आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, टोटल होगा 50 मार्क्स का रहेगा। इंडिया पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन राजस्थान, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ से आपका 20 प्रश्न आएगा, टोटल आपका 40 मार्क्स कैरी करेगा ये। अगर हम यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ से आपका 15 क्वेश्चन आएगा और टोटल आपका इसमें 30 मार्क्स कैरी रहेगा। अगर हम जियोग्राफी और राजस्थान इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसमें से आपको टोटल 20 प्रश्न आएगा, टोटल 40 मार्क्स कैरी करेगा। अगर वहीं हम जनरल साइंस की बात करते हैं तो जनरल साइंस से आपका टोटल 20 क्वेश्चन आएगा, टोटल 40 मार्क्स कैरी करेगा। वहीं लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिसी की बात करते हैं तो टोटल इसमें 15 क्वेश्चन आएगा और आपका 30 मार्क्स कैरी करेगा। वहीं अगर हम लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं टोटल आपका 20 क्वेश्चन आएगा, टोटल आपका 40 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका मिलाने पर 150 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपका टोटल मार्क्स 300 का रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना है, इन्हीं सब सब्जेक्ट में से आपका इसी टॉपिक में से आपका क्वेश्चन आएगा। अगर हम इसकी सैलरी की बात करते हैं क्या सैलरी क्या होने वाला है, तो देखिए विभिन्न न्यूज़ वेबसाइटों के मुताबिक चयनित उम्मीदवार की शुरुआती सैलरी 33,800 का ये बेसिक पे है। 33,800 आपका बेसिक पे है, प्लस भत्ता प्रतिमाह होगा। समय के साथ साथ सैलरी बढ़ते बढ़ते आपका 1,06,700 प्लस भत्ता प्रतिमाह हो जाएगी। बेसिक सैलरी के साथ हर महीने मिलने वाले भत्तों, महंगाई यात्रा भत्ता, आपका जो है होम रेंट अलाउंस या अन्य भत्ते शामिल होंगे। मतलब मान के चलिए अगर आपका 33,800 बेसिक पे है तो आपको जो है लगभग यहाँ पर 40-41 हज़ार आपका है शुरुआती सैलरी मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब 40 और 45 के बीच में आपका है, 40 और 45 हज़ार के बीच में आपका है शुरुआती सैलरी रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें टोटल भत्ता जी बेसिक पे प्लस भत्ता अगर सब इंक्लूड कर दे तो आपका 40 के टू 45 के टोटल रहेगा आपका जो शुरुआती सैलरी रहेगा। अगर अगर वहीं हम इसका एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए जनरल बीसी क्रीमिलियर और एमबीसी के लिए क्रीमिलियर की बात करते हैं तो टोटल आपका 600 रुपया लगेगा आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। वहीं बीसी नॉन क्रीमिलियर एमबीसी नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं टोटल 400 रुपया लगेगा, और एसटी एससी के लिए 400 और दिव्यांग के लिए 400। तो ये आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है इतना आपको लगेगा, देना पड़ेगा। आप किसी माध्यम से इसका भुगतान कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूपीआई मास्टर कार्ड वीजा कार्ड किसी माध्यम से इसका भुगतान आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहीं इसके डेट की बात करते हैं तो देखिए तो यहाँ पर दिया गया है 15 फरवरी 2024 का आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना, और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगा 15 मार्च तक ये जो है इसका आवेदन चलेगा। परीक्षा की तिथि बाद में आपका जारी कर। वहीं अगर हम इसके जरूरी दस्तावेज की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं जो डॉक्यूमेंट हैं, तो देखिए इसमें आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोटो सिग्नेचर एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपका मांगेगा 10th 12th ग्रेजुएशन का वो आपके पास होनी चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र अगर आप PWS OBC BC MBC वगैरह से हैं तो आपको इसके आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड वगैरह आपके पास होनी चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट जब आप एप्लीकेशन जब आप फिल कीजिएगा तो उस समय आपका ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेगा, इसमें आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो इस बात की आप ध्यान रखिएगा। अगर वहीं हम इसके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो देखिए अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि आवेदन करने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो देखिए जो भी कैंडिडेट अगर इसको आप फिल करना चाहते हैं भरना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार पढ़ लीजिए डिटेल में, ताकि सभी चीज़ें क्लियर हो सके। तो जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं तो केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो है इसका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, किसी माध्यम से और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो इसका अब जो भी विद्यार्थी इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरें। तो जो भी आप इसमें डिटेल भरिएगा जो आपका 10th का मार्कशीट वगैरह है उसी से मतलब डिटेल जो उसमें है वहीं डालिएगा, ताकि बाद में आगे चल कर कोई दिक्कत वगैरह ना हो।
जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, वही सब डालिएगा ताकि कोई दिक्कत वगैरह ना हो। अगर हम आगे जो पॉइंट देखते हैं तो आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब आप अप्लीकेशन भरने जाइएगा तो उसमें अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा, ताकि जो भी इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ सके इस पोस्ट से रिलेटेड तो आपको डायरेक्ट प्राप्त हो, इधर कहीं इधर उधर ना जाए। मान लीजिए दूसरा का नंबर और ईमेल डालते हैं तो उसके पास जाएगा, तो इसीलिए अपना ही डालिएगा ताकि कोई भी न्यूज़ वगैरह आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आपके पास आए। अगर हम अगला देखते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा तो उसका एक रिसिप्ट निकलता है, जो भी है प्रिंट आउट निकलता है, तो उस प्रिंट आउट को बोल रहा है अपने पास सुरक्षित रखने के लिए। उसमें एक एप्लीकेशन आईडी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे के लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या रिजल्ट वगैरह देखने के लिए। तो वही एप्लीकेशन आईडी के लिए बोल रहा है या कुछ है, उस पत्र को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है ताकि बाद में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच।